हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये पर्टिकुलर क्लास में मैं आपको मोटिवेट करना चाहूँगा कि पहले तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है क्या एंड उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में मैं मोटिवेट करना चाहूँगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के आउटलाइन को देखते हैं तो मैं आपको समझाऊँगा कि डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, क्यों हम उसको स्टडी करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक स्टैटिस्टिक क्या होती है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक क्या होती है, पॉपुलेशन क्या होता है और सैंपल क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए कि भाई स्टैटिस्टिक्स होता है क्या है एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से चालू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट मतलब एक सॉर्ट ऑफ आप उसको एक तरीके से ले सकते हो कि भाई कोई चीज़ अगर हो रही है उसको हमें एक्सपेरिमेंट नाम दे रहे हैं। तो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो पहले डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं और वो चीज़ स्टडी करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो जनरली आप देखोगे कि भाई साइंस में जितनी भी डिस्कवरी हुई है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रही है। पैटर्न मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस और क्रोनोलॉजी फॉलो करती है। जैसे कि आप जानते होंगे कि न्यूटन ने ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण का खोज किया। तो उसने कैसे खोज किया कि भाई उसने देखा कि भाई एप्पल है वो पेड़ पर से गिर रहा है, फिर उसने कुछ डिडक्शन लगाया कि भाई एप्पल पेड़ के नीचे ही गिर रहा है, पहली चीज़। तो फिर उसने वो कंक्लूजन दिखाया कि भाई सिर्फ एप्पल नहीं, सारे ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे ही गिर रहे हैं, तो ऐसा कोई फोर्स होना चाहिए वगैरह वगैरह। और आगे जाके ग्रेविटी का डिस्कवरी हुआ। तो साइंस में ये प्रोसेस है कि आप सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो कोई फिनोमेना को, फिर उस पर्टिकुलर फिनोमेना में आप पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हो, और फिर ये पैटर्न आपने फाइंड किया, उस पर से वो पूरा बेस बनता है कोई अगर आप नई डिस्कवरी उस पर से निकालते हो। तो ये जो पैटर्न है वो पैटर्न का नाम ही मतलब वही है कि वो एक दो ऑब्जर्वेशन से नहीं बनता। आपने बहुत सारे सिमिलर ट्रेंड और सिमिलर पैटर्न के ऑब्जर्वेशन आपने देखे तभी वो पैटर्न है, राइट। एक दो ऑब्जर्वेशन से वो नहीं बनता है। तो न्यूटन ने ऑब्जर्व किया कि ना तो सिर्फ सेब गिरता है, इसी पेड़ का सेफ नीचे नहीं गिरता, सारे पेड़ के सेफ नीचे ही गिरते हैं, राइट। उनके पास बहुत सारा डेटा होगा कि भाई अगर इतनी ऊंचाई पे है तो इतना टाइम लगेगा, इतनी ऊंचाई पे है तो इतना टाइम लगेगा, और ये सारा डेटा अगर उसके पास होगा उसके बाद उन्होंने वो जो पर्टिकुलर ग्रेविटी का कोएफिशिएंट है G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसकी खोज की होगी, राइट। तो कहने का मतलब है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होंगे और उसमें से उन्होंने पैटर्न निकालने की कोशिश की, और आफ्टर उन्होंने पैटर्न निकाला उन्होंने ये पर्टिकुलर ग्रेविटी का डिस्कवरी की। तो ना सिर्फ ये डिस्कवरी, सपोज अगर आप इंटरेस्टेड हो कि पेंडुलम को फुल स्विंग होने में कितना टाइम लगता है, तो आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे कि भाई पेंडुलम का लेंथ कितना है। तो अगर बड़ा लेंथ है तो फुल स्विंग होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, छोटा लेंथ है तो थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। और ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से आए? आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट नोटिस किए, ये ऑब्जर्वेशन आपने देखे और उसमें से आपने पैटर्न फाइंड किया कि भाई ज़्यादा लेंथ उसका मतलब कि भाई ज़्यादा टाइम लगेगा स्विंग होने के लिए, कम लेंथ मतलब कि कम टाइम लगेगा। और उस पर से आपने पूरा एक इक्वेशन निकाला कि भाई कितना टाइम लगेगा पूरा स्विंग होने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ। अभी मैं फिजिक्स समझाना नहीं चाहता, मैं आपको एक प्रोसेस समझाना चाहता हूँ कि भाई साइंस में डिस्कवरी कैसे होती है। तो मैं इसका फुल इक्वेशन नहीं लिखना चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पहले होता है ऑब्जर्वेशन, फिर होता है उन ऑब्जर्वेशन में से कुछ पैटर्न फाइंड करो, और फिर होता है उस पर से कोई साइंटिफिक डिस्कवरी दिखाओ। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है साइंटिफिक डिस्कवरी की। फिर लोगों ने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि भाई बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर द वाटर है वो डिफरेंट है एट डिफरेंट हाइट। सो हाइट का मतलब कि है कि अगर आपने वाटर सी लेवल पर रखा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर आपके वाटर का 100 डिग्री है। फिर किसी ने नोटिस किया कि भाई थोड़ा सा ऊपर स्लाइटली अबव द सी लेवल, तो फिर बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर इज़ 93 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा ऊपर तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड।
और ये पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन सिर्फ आपने एक वाटर के बाउल को ऑब्जर्व करके नहीं निकाला, आपने सेम हाइट पे बहुत सारे वाटर्स के बॉइलिंग टेम्परेचर नोट किए और फिर ये कंक्लूजन पे निकले कि भाई मैं अगर 6000 फीट पे हूँ तो कोई भी वाटर ले लो, आप कहीं पे भी वाटर का बाउल लो तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होगा 93 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपने काफ़ी ऑब्जर्वेशन से ये पैटर्न फाइंड की और फिर ये डिस्कवरी हुई। तो अगेन सेम प्रोसेस फॉलो हुआ, ऑब्जर्वेशन, फिर उसमें से पैटर्न फाइंड किया और फिर कुछ डिस्कवरी हुई, राइट। सपोज आपको पता भी नहीं है कि स्पीड होती क्या है, तो आपने मतलब क्लास 4th और क्लास 5 में पढ़ा होगा कि स्पीड का इक्वेशन है, अगर आपके पास डिस्टेंस है और गिवन टाइम है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज योर स्पीड, राइट। बट ये चीज़ आपको पहले से थोड़ी पता थी, आपको इंट्यूटिवली ये फॉर्मूला बहुत ही सेंस करेगा। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तो आप अपने आप डिस्कवरी कर पाओगे। जैसे आप स्कूल पे जा रहे होंगे तो कई बार स्कूल पे निकलने में लेट हो गया, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल किया और सेम डिस्टेंस कवर किया तो आप कम टाइम में पहुँचे। तो ज़्यादा स्पीड सेम डिस्टेंस कम टाइम, राइट। कम स्पीड ज़्यादा टाइम सेम डिस्टेंस। सिमिलरली ज़्यादा स्पीड सेम टाइम ज़्यादा डिस्टेंस, कम स्पीड कम डिस्टेंस सेम टाइम, राइट। तो इस टाइप के आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे होंगे कि भाई एक ऑब्जर्वेशन में स्पीड ज़्यादा है और डिस्टेंस भी ज़्यादा है, सेम टाइम है, स्पीड कम है, डिस्टेंस कम है, सेम टाइम है, स्पीड ज़्यादा है, टाइम कम है, सेम डिस्टेंस है। तो इंट्यूटिवली ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। गिवन द ऑब्जर्वेशन ये फॉर्मूला डायरेक्टली आप अपने हाथ से डिराइव कर सकते हो। बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि मतलब आप सेम और ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करोगे, सेम डिस्टेंस कवर हो जाएगा कम टाइम में। तो ये बेसिकली फिजिक्स का फॉर्मूला है, बट सेम पैटर्न फॉलो करता है। पैटर्न मतलब कि आपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, वहाँ से आपने थोड़ा सा पैटर्न फाइंड करने की कोशिश की। यहाँ पे पैटर्न क्या फाइंड करने की कोशिश की, अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर हो रहा है, राइट। स्पीड कम है तो डिस्टेंस कम कवर हो रहा है, तो डिस्टेंस एंड स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। सिमिलरली सेम डिस्टेंस है, एक में टाइम कम लग रहा है तो उसमें स्पीड ज़्यादा है, और एक में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसमें स्पीड कम है, तो टाइम और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ऐसे आपने ये फॉर्मूला डिराइव किया। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये प्रोसेस है। आपने ऑब्जर्वेशन देखी, एक पैटर्न देखी और फिर डिस्कवरी की। सिमिलरली ऐसे फिजिक्स के सारे रिजल्ट आप देख सकते हो कि जैसे कि आपको वो पर्टिकुलर पाथ को फाइंड करना है। सपोज कोई बॉल थ्रो कर रहा है, राइट, तो आपको वो पर्टिकुलर पाथ का इक्वेशन फाइंड करना है। अभी मतलब सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, बट फिजिक्स में इसका आंसर है, राइट। अगर आपको पता है कि कितने फोर्स से कोई बॉल थ्रो कर रहा है, कितने एंगल पे थ्रो कर रहा है, तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई ये वो बॉल कितने हाइट तक जाएगा, उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये इक्वेशन कहाँ से आया? सेम वे उसने मतलब पहले हमने बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशन देखे, राइट, कि भाई अलग अलग एंगल पे अलग अलग फोर्सेस पे बॉल्स थ्रो हो रहे हैं। ये हमारे सारे ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन में से हमने कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश की और अल्टीमेटली हमने पूरा फार्मूला डिस्कवर किया कि भाई वो पर्टिकुलर पाथ का पूरा फार्मूला कैसा रहेगा। मैं इस एंगल पे इस पर्टिकुलर फोर्स पे बॉल थ्रो कर रहा हूँ तो मुझे पूरा जो कर्व मिलेगा, जो कर्व पे अपना बॉल ट्रैवल कर रहा है, वो कर्व का इक्वेशन या उसका फार्मूला कैसा दिखेगा। तो मैं आपको फार्मूला नहीं समझाना चाहता, बट अगेन द प्रोसेस समझाना चाहता हूँ, राइट, कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से वहाँ से आपने अल्टीमेटली डिस्कवरी की। सिमिलरली आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको देखना है कि भाई आप गिटार बजा रहे हो तो गिटार में आवाज़ कितनी इंटेंसिटी से आ रही है, तो वो भी काफ़ी फैक्टर पे डिपेंडेंट होता है कि भाई अगर गिटार की स्ट्रिंग कितनी टाइट है, राइट, उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी टेंशन कितनी, उसकी लेंथ कितनी है, ये सारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। तो अगेन सेम प्रोसेस, आपने बहुत सारे ऐसे गिटार ट्राई किए होंगे, राइट। पहले देखा होगा कि भाई एक गिटार है जिसकी स्ट्रिंग लूज है, उसमें से आवाज़ इतनी आ नहीं रही। एक सिमिलर गिटार है बट उसकी स्ट्रिंग टाइट है, तो फिर उसमें से आवाज़ अच्छी आ रही है, राइट। तो वहाँ से आपने कंक्लूजन निकाला। तो सेम प्रोसेस, आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है, वहाँ से आपने पैटर्न देखा कि भाई ज़्यादा टेंशन मतलब अच्छा आवाज़, राइट, थिकनेस अच्छा तो मतलब अच्छा आवाज़, राइट। तो
पैटर्न से आपने डिस्कवरी निकाला, लेकिन वो पैटर्न के बिहाइंड क्या था, पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन थे। और एक चीज़ नोट करने के लिए कि ये पैटर्न एक ऑब्जर्वेशन पे आप नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा आपके पास ऑब्जर्वेशन थे और वहाँ से आपने पैटर्न निकाला। तो ये प्रोसेस है। अभी ये इसको एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो, राइट। अब ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स हैं और वहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किया और ऑब्जर्वेशन में से पैटर्न निकाला। तो सारी साइंटिफिक मेथड और सारे साइंटिफिक डिस्कवरी का यही प्रोसेस रहा है। तो सिमिलरली ऐसे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, राइट। सो जैसे मैं कहूँ कि अगर आप कॉइन को, जिसका एक साइड हेड है और एक साइड टेल है, उसको अगर आप टॉस करो तो फाइनल आउटकम क्या होगा। या फिर एक डाइस है, उसको आप रोल करो तो क्या दिखेगा। 6 साइडेड डाइस है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, तो उसका फाइनल आउटकम क्या रहेगा। तो अभी आप एकदम ही लॉजिकली सोच सकते हो कि भाई पहले तो सोचो कि इस पर्टिकुलर आउटकम में क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करेंगे। तो सपोज मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो कॉइन का शेप इन्फ्लुएंस करेगा शायद, मे बी कितने फोर्स से मैंने उछाला है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, कितने एंगल पे मैंने उछाला है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, बाहर के या फिर एयर कितनी फ्लो से मूव हो रही है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। तो अगर किसी तरीके से आप सारे फैक्टर्स पे कंट्रोल ला पाओ, या अगर आप सारे फैक्टर को एक तरीके से मेजर भी कर पाओ, तो क्या आप फाइनल कॉइन टॉसिंग का आउटकम जो आ रहा है उसको डिटर्मिनिस्टिकली कह सकोगे कि भाई फाइनल कॉइन टॉसिंग का आउटकम क्या आ रहा है। सपोज मैंने एक्सटर्नल फैक्टर सारे हटा दिए। सपोज आप कॉइन टॉसिंग एक वैक्यूम में कर रहे हो, राइट, और आपने किस एंगल पे कॉइन टॉस करना है वो भी चूज़ किया, कितने फोर्स पे कॉइन टॉस करना है वो भी चूज़ किया। तो आप फाइनली डिटर्मिनिस्टिकली या श्योरिटी से ऐसा कह सकते हो कि भाई फाइनल आउटकम जो है बेसिकली डिटर्मिनिस्टिकली आप कह सकते हो कि भाई फाइनल आउटकम क्या होगा। तो मे बी यस, बट ये चीज़ एकदम ही प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि पहले तो आपको पता ही नहीं है कि वो सारे फैक्टर्स क्या होंगे जो फाइनल कॉइन टॉसिंग के आउटकम को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं है पहले तो मेजर करने के तो बात की बात, लेकिन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे सारे फैक्टर्स है क्या। तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ इवेंट्स है जिसमें बहुत माइन्यूट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और आपको मतलब उस पर होल्ड नहीं है, आप उसको मेजर भी नहीं कर पाते, तो आप एज अ रैंडम इवेंट उसको गिन सकते हो। जैसे फाइनल अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हो तो अगर कॉइन फेयर मतलब कि हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना सिमिलर है। संभावना मतलब कि लाइकलीनेस, राइट। मैं 100 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स मेरे हेड और टेल आने चाहिए अगर मेरा कॉइन फेयर है तो। सिमिलरली रोलिंग द डाइस, तो सारे साइड्स को इक्वली प्रेफरेंस मिला है। कहने का मतलब है कि कोई साइड ज़्यादा फेवरेबल नहीं है फाइनल आउटकम में, कोई साइड कम फेवरेबल नहीं है। तो इसको हम फेयर बोलते हैं कि फेयर कॉइन है, फेयर डाइस है, राइट। और उसको जो फाइनल आउटकम, पर्टिकुलर फाइनल आउटकम आने की जो संभावना है, हम आगे जाके मोर मैथमेटिकली उसको डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी से। बट अभी के लिए मैं सिर्फ लाइकलीनेस वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि भाई अगर मेरा कॉइन अगर मैं उछालता हूँ और हेड आने की संभावना ज़्यादा है तो मैं ऐसा कहूँगा कि भाई लाइकलीनेस ज़्यादा है हेड आने की। या फिर अगर मैं डाइस रोल कर रहा हूँ और नंबर 4 आने की संभावना ज़्यादा है तो फेज विथ नंबर 4 आने की लाइकलीनेस ज़्यादा है, मैं ऐसा कहूँगा, राइट। मोर लाइकलीनेस मतलब कि मोर प्रोबेबल आउटकम है, राइट, एंड लेस लाइकलीनेस मतलब कि लेस प्रोबेबल आउटकम है। आप उस तरीके से उसको लो। सो ये बेसिक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गए। अभी मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भाई वेदर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं कल का। तो कल रेन आने वाला है कि नहीं, क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं। या फिर कल आप रिलायंस का स्टॉक कितना प्राइस उसका होगा, क्या आप उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं। कल का मैं पूछ रहा हूँ। या फिर मैं नेक्स्ट मंथ का पूछ रहा हूँ कि नेक्स्ट मंथ का एवरेज रिलायंस स्टॉक का प्राइस आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नहीं।
तो ऑब्वियसली काफ़ी फैक्टर्स इसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आप डिटर्मिनिस्टिकली इसको कैलकुलेट करने जाओ तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जा रहा है, सिमिलर टू कॉइन टॉसिंग सिनारियो, राइट। कॉइन टॉसिंग एक सिंपल एग्जांपल है, बट स्टिल जो फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसको आप डिटर्मिनिस्टिकली अगर उसको कैलकुलेट करने चाहो तो काफ़ी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। सिमिलरली ये चीज़ यहाँ पर भी होती है। तो ये पहले तो इसका आउटकम हम डिटर्मिनिस्टिकली प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका आंसर है नो। तो ये एक दूसरे टाइप की रैंडम इवेंट हुई। और ये जैसा मैंने फर्स्ट रैंडम इवेंट्स बताया, कॉइन टॉसिंग एंड डाइस रोलिंग, ये आपको सिंपल लगेंगे, बट ये जो रैंडम इवेंट्स है इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि वेदर फोरकास्ट, उसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे गवर्नमेंट होती है, पूरी स्टेट की गवर्नमेंट होती है, अगर उसको थोड़ी सी प्रिसिशन से पता चल जाएगी कौन से एरिया में कितना रेन मिल रहा है, तो वो बेटर रिसोर्स प्लान कर पाएंगे, बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे अपनी रिसोर्सेज का। आपको पता होगी भाई स्टॉक का प्राइस क्या होने वाला है, तो आप काफ़ी जल्दी रिच बन सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो रैंडम है रियल लाइफ में, बट इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि ये काफ़ी दिस इज वर्थ स्टडिंग। कहने का मतलब यही है, दिस फैक्टर्स आर वर्थ स्टडिंग। सिमिलरली कुछ और रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं आपको पूछूं कि भी आज ट्रैफिक कंडीशन क्या होगी ऑन अ सर्टेन रोड, तो आप मतलब अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हो, बट आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, राइट। सपोज गूगल मैप से भी आप पूछो, राइट, तो वो भी अप्रोक्सीमेट ही टाइम बताता है, अप्रोक्सीमेट कंजेशन बताता है, वो कभी सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। अगर उसके पास इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसके पास हर लोकेशन पे, मतलब गूगल तो ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, सभी मोबाइल यूज़र्स, तो उनको सभी लोकेशन पे कितने यूज़र्स हैं सारी चीज़ें पता है, फिर भी वो एक्यूरेटली नहीं कह पाता। तो ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में कि भाई मैं पूछूं कि भाई ट्रैफिक कंडीशन क्या होगी इस पर्टिकुलर सिटी में आज, राइट, या इस पर्टिकुलर वीक में, तो काफ़ी फैक्टर पे इन्फ्लुएंस होता है कि भाई उस पर्टिकुलर रोड पे कंजेशन कितना है, वीकेंड है या वीकडे है, अगर कोई त्यौहार है या नहीं त्यौहार है, सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। अगर रास्ते पे काम चल रहा है वो भी एक फैक्टर इन्फ्लुएंस हो सकता है। हो सकता है कि भाई रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो अनसर्टेन इवेंट, किसी के हाथ में नहीं है। कोई चीज़ डिटर्मिनिस्टिकली ये पर्टिकुलर चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकते हो कि भाई इतना हो सकता है, राइट। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इतना ही कंजेशन होगा, डिटर्मिनिस्टिकली नहीं कह सकते, इसलिए ये भी रैंडम है, राइट। सिमिलरली मैं कहूँ कि भाई सॉकर मैच का आउटकम क्या होगा, क्रिकेट मैच का आउटकम क्या होगा, वो भी आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते, राइट। इवन एक बहुत ही अच्छी टीम प्ले कर रही है और बहुत ही खराब टीम प्ले कर रही है, फिर भी आप 100% श्योरिटी से नहीं कह सकते। अगर ये सारी चीज़ें अगर डिटर्मिनिस्टिक हो गई तो जो लोग ये पर्टिकुलर स्पॉट्स पे प्रेडिक्शन लगाने की एप्स जो निकली है, ड्रीम 11 वगैरह वगैरह, तो वो सारी एप्स बंद हो जाएगी, राइट। तो ये सारी एप्स ये पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी पे ही चलती है, लोग प्रेडिक्ट करें और उस पर वो पैसा लगाए, राइट। तो ये सारी अनसर्टेन इवेंट है एंड दिस इज वर्थ एनालाइजिंग बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट इवेंट्स फॉर अस, राइट। पहली चीज़ ये, अभी ये तो एक्सपेरिमेंट हुए, अभी इसको एनालिसिस कैसे कर रहे हैं। तो मैंने पहले बोला था कि भाई एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसमें से ऑब्जर्वेशंस आता है। मैं ऑब्जर्वेशंस और डेटा को सेम एनालॉगसली यूज़ करूँगा यहाँ पे कि भाई डेटा मतलब कि ऑब्जर्वेशन अपने यहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन आता है, फिर आप कुछ पैटर्न निकालते हो और फिर कुछ आप साइंटिफिक डिस्कवरी करते हो। तो अभी इसमें से डेटा कैसे निकाले, पहले तो रैंडम में से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई व्हाट काइंड ऑफ डेटा है यहाँ पे हम यूज़ करें। तो अगर मैं पिछले 3-4 एग्जांपल दूँ जो मैंने आपको लिए है कि भाई कॉइन टॉसिंग हो गया, वेदर प्रेडिक्शन हो गया, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन हो गया, तो पहले तो मैं ले सकता हूँ कि भाई रिजल्ट ऑफ 50 कॉइन टॉस मैंने एक्सपेरिमेंट किया, 50 बार किया और उसके जो रिजल्ट आए मैंने एज अ रिजल्ट लिया, राइट। फिर मैंने पूरे मंथ में टेम्परेचर, मेरे सिटी का टेम्परेचर नोट किया और वो वेदर प्रेडिक्शन में यूज़ किया। एंड सॉकर मैच के आउटकम के लिए मैं कह सकता हूँ कि भाई कितनी बार सॉकर टीम मेरी जीती है पिछले लास्ट मंथ में, पिछले लास्ट ईयर में, वगैरह वगैरह,
राइट। तो बेसिकली काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए आपने, 50, 100, 1000, 5000 जितने भी लेने हैं, आपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और डेटा लिए इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के। बट ये जो डेटा है ना वो काफ़ी सिंपल है, सिंपल इन द सेंस कि भाई आपने कॉइन टॉसिंग को डिटरमाइन करना था तो सिर्फ उसका ही आपने डेटा लिया। मे बी आप वो भी डेटा ले सकते थे कि भाई आज टेम्परेचर क्या है, शायद, मुझे नहीं पता कि भाई टेम्परेचर कॉइन टॉसिंग के आउटकम को डिपेंड करता है कि नहीं। बट अगर ये वो भी डेटा ले सकते थे कि भाई कौन से लेट्स से कौन से मटेरियल का बना है कॉइन, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट राइट। कितने फोर्स से कॉइन को उछाला गया है वो भी आप ले सकते थे। सिमिलरली आपको जब वेदर प्रेडिक्ट करना था तो आप दूसरा डेटा भी ले सकते थे कि भाई मैं अपनी सिटी का ही क्यों टेम्परेचर नोट करूं, मैं बाजू वाली सिटी का भी टेम्परेचर का डेटा लूं राइट, पिछले मंथ का, या फिर मैं क्लाउड का भी डेटा लूं, जैसे कि मैंने डेंसिटी ऑफ द क्लाउड भी लिया मेरे वेदर प्रेडिक्शन में। तो यू नो इट इज़ मेकिंग मोर सेंस कि भाई अगर मोर क्लाउडी है तो इट इज़ मोर चांसेस की रेन है राइट। तो टेम्परेचर के साथ साथ मैंने क्लाउड की इन्फॉर्मेशन भी ली। सिमिलरली सपोज मुझे स्टॉक मार्केट प्रेडिक्ट करना था तो मैंने सिर्फ मेरा स्टॉक का प्राइस नहीं लिया, मैंने मेरे कंपेटिटर का भी लिया। सपोज मुझे वेल्स फार्गो का स्टॉक प्रेडिक्ट करना है राइट, तो वेल्स फार्गो का कंपेटिटर है बैंक ऑफ अमेरिका, तो उनके स्टॉक का भी प्राइस लिया। सो स्टॉक्स में आप ये पर्टिकुलर पैटर्न ऑब्जर्व करते हो। जनरली ऐसा होता है कि अगर एक कोई सेक्टर ज़्यादा ग्रोथ वाला है या बूमिंग है तो सारे स्टॉक्स यू नो एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेंगे, बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ऑलमोस्ट। अगर कोई कंपनी बहुत ही ख़राब है तो मे बी उसका स्टॉक डाउन जा सकता है, बट जनरली अगर वो सेक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो रहा है तो सारे स्टॉक्स उस पर्टिकुलर सेक्टर में मूव करेंगे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में। तो सपोज वेल्स फार्गो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, तो वेल्स फार्गो अगर उसका स्टॉक बढ़ रहा है तो मैं उसका कॉम्पिटिटर का भी स्टॉक का एनालिसिस करूंगा कि भाई बैंक ऑफ अमेरिका, तो भाई वो भी बढ़ रहा है, ज़्यादातर टाइम पे वो भी बढ़ेगा, तो मेरे पास मोर इन्फॉर्मेशन हुई ना, तो मैं फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है और जो फाइनल आउटकम आ रहा है उसका बेहतर तरीके से एस्टिमेट या प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। तो मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यूज़ की, ना सिर्फ मैंने मंथली डेटा मेरे पर्टिकुलर स्टॉक का लिया बट मेरे कंपेटिटर के स्टॉक का भी लिया राइट, तो उससे मुझे बेहतर आउटकम मिलेगा। तो इसको मैं रीचर डेटा बोलता हूँ। रीचर मतलब कि मैंने ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व किए मेरे पर्टिकुलर डेटा में राइट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसमें मैंने ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व किए, जैसे कि सिर्फ मैंने टेम्परेचर नोटिस किया, मैंने क्लाउड को भी नोट किया राइट। तो इससे मोर एक्यूरेट वेदर प्रेडिक्शन मिलता है, मोर एक्यूरेट जो भी आप प्रेडिक्ट करना चाहते हो, स्टॉक प्राइस, मैच का आउटकम, उस पर जो प्रेडिक्शन लगाना चाहते हो वो मोर एक्यूरेट है बिकॉज यू हैव अ मोर वेराइटीज ऑफ डेटा टू एनालाइज राइट, तो वो मोर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। सो एक चीज़ मैंने समझा कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या होता है, डेटा क्या होता है। डेटा आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हो, उसको रिचर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो, बट ये पर्टिकुलर डेटा को स्टडी करने का जो मेथड है उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी राइट। डेटा हमने निकाल दिया, जो भी फॉर्म में आपको चाहिए वो भी निकाल दिया, बट उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा ना, उसको आप बोलते हो मेकिंग इन्फरेंस फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड एज अ स्टैटिस्टिकल स्टडी। Making inference from the data is called as a statistical study right। उस पर से आप कंक्लूजन निकाल रहे हो, कुछ आउटकम निकाल रहे हो, कुछ एनालिसिस कर रहे हो उसको स्टैटिस्टिकल स्टडी बोल रहे हो। डेटा में से कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हो, प्रेडिक्शन निकाल रहे हो राइट, उसका एनालिसिस कर रहे हो, उसको स्टैटिस्टिकल स्टडी बोलते हैं। तो स्टैटिस्टिकल स्टडी जनरली दो भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल स्टडी और एक होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टडी। दोनों के बीच का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक स्टडी क्या होता है कि भाई आपने ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन और डेटा मैं उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा यहाँ पे राइट। तो आपने सबसेट ऑफ डेटा लिया, सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया, उसका एक समरी ले लिया। समरी मतलब मैं क्या ले सकता हूँ कि भाई एवरेज, तो यू नो एवरेज ऑफ द डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मीन। तो मैंने मीन लिया, मीडियन लिया, मोड लिया,
तो ये एक तरीके से समरी दे रहा है, सिंगल समरी ऑफ द एंटायर ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव, एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो आपने जो आपके पास जितने ऑब्जर्वेशन है उसकी आपने समरी निकाली, और वो जो समरी है उसको आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बोलते हो। दूसरा होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक। अभी आप ना सिर्फ इंटरेस्टेड हो कि भाई मैंने जो ऑब्जर्वेशन निकाले उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बट मैं उस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हूँ जो डेटा में डायरेक्टली नहीं है। जैसे कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आज रेन होगा कि नहीं, आज मेरी टीम जीतेगी नहीं सौसर टूर्नामेंट पे, आज मेरे स्टॉक की प्राइस मैक्सिमम कितनी होगी। तो ये सारे क्वेश्चन आपने जो ऑब्जर्वेशन लिए उस पर्टिकुलर डेटा में डायरेक्टली तो है नहीं, बट ये डेटा जो आपने लिया, ऑब्जर्वेशन आपने लिया, उस पर से ये सारे क्वेश्चन आप आंसर करना चाहते हो, जो बेसिकली उसके बाहर है। जो सबसेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन लिया उसके एम्बिट से बाहर के क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चंस को आप उस पर्टिकुलर डेटा को ऑब्जर्व करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में कुछ आंसर करना चाहते हो। ठीक है, तो ये दो टाइप के स्टडी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक स्टडी एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक स्टडी। जो भी स्टडी होता है वो आपके जो सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपने देखे उस पे ही होता है, बट उसके दो टाइप है। अगर आप जो सबसेट है उसकी प्रॉपर्टी तक ही सीमित रहते हो तो उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक बोलते हैं, बट आपने जो सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशन देखे उस पर से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप आंसर करना चाहते हो उसको इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक भी कहते हैं। दोनों पॉइंट पे हम और ज़्यादा आएंगे, मैं आपको सिर्फ एक व्यू देना चाहता हूँ, बर्ड व्यू तरीके से इसको लो, मतलब इसको हम प्रॉपरली काफ़ी एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे, बट मैं आपको एक एक फील देना चाहता हूँ कि भाई पूरा एक स्टडी कैसा है। तो अभी आपको लगेगा कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक स्टडी भी एक फिक्स आंसर देता है, और आपने जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट देखे उसमें भी फिक्स आंसर है। तो भाई दोनों में अंतर क्या है? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँ तो भाई ये जो फिक्स आंसर है वो एक समरी ऑफ द सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो वो हमेशा फिक्स ही होता है। आपने एक ऑब्जर्वेशन लिए, उसकी एक समरी निकाली, वो हमेशा फिक्स ही है, डजंट मैटर, उसमें कहीं पे अनसर्टेनिटी आई नहीं। आपने दूसरा सबसेट लिया, उसमें आपने दूसरी समरी निकाली, आपने तीसरा सबसेट लिया, आपने तीसरी समरी निकाली, तो ये फिक्स ही रहेंगे बिकॉज इट इज समराइजिंग योर सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? वो फिक्स ही रहेंगे। बट जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वहाँ पे जो डेटा होता है उसकी जो पैटर्न्स होती है वो फिक्स होती है। यहाँ पे जो समरी है गिवन द सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, समरी इज फिक्स, दैट इज ऑब्वियस। बट वहाँ पे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स में मैं कह रहा हूँ कि वो जो पैटर्न है ना वही फिक्स है। तो जो पैटर्न से डेटा आ रहा है वो डेटा ही फिक्स हो रहा है, राइट? जो पैटर्न एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका जो डेटा आ रहा है, तब आप उसको डिस्क्रिप्टिव डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हो। तो ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है, आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना करो। जस्ट बिकॉज यहाँ पे मीन मीडियन मोड है वो फिक्स है, तो आप ऐसा सिंपलिस्टिक रिलेशन ना लगाओ कि भाई वो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हो गया। नहीं, वो एक समरी ऑफ द सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, और समरी हमेशा फिक्स ही होती है। अगर आप दूसरा सबसेट लोगे तो वो समरी डिफरेंट होगी। जब डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की बात करते हो तो एक जो है ना कि एक फिक्स पैटर्न है, एक फिक्स पैटर्न पे आपका डेटा फॉलो हो रहा है, तो वो ये दो चीज़ें अलग है। ये समरी ऑफ द सबसेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन फिक्स है, वहाँ पे पैटर्न ही फिक्स है, पूरी पैटर्न ही फिक्स है। सो मैं थोड़े और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के एग्जांपल देना चाहता हूँ कि सपोज आप कोई एक ड्रग टेस्ट कर रहे हो, राइट? और वो ड्रग आप आइडेंटिफाई करना चाहते हो कि भाई सभी पॉपुलेशन पे काम करेगा कि नहीं। तो आप क्या करोगे कि भाई सबसेट ऑफ पॉपुलेशन पे उसको टेस्ट करोगे। सपोज 500 पेशेंट पे आपने टेस्ट किया और उस पर से आपने इन्फर क्या किया कि भाई वो सारे लोगों पे काम करेगा कि नहीं, राइट? जैसे कोविड का जब हम ड्रग बना रहे थे ना, तो इसी हिसाब से टेस्टिंग होती थी, राइट? सबसेट ऑफ एनिमल्स, सबसेट ऑफ चिंपैंजी या सबसेट ऑफ पर्सन, सेम सिमिलर स्पीसीज एज ह्यूमन स्पीसीज, उस पर्टिकुलर एनिमल्स पे भी टेस्ट होता है। बट सबसेट ऑफ देम उन पे टेस्ट होता है जिन पर्टिकुलर एनिमल्स और पर्सन पे टेस्ट किया गया
उनके सिम्टम्स को टेस्ट किया जाता है, सिम्टम्स को मॉनिटर किया जाता है और उसके बाद कंक्लूजन निकालते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर मेडिसिन सही है कि नहीं। सिमिलरली आप एग्जिट पोल देख रहे होंगे इलेक्शन डे पे, सारी न्यूज़ चैनल पे आ जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, वो पार्टी जीतेगी। उनके पास तो सारा पर्सन का डेटा नहीं है कि भाई सभी लोगों ने कोई किस पार्टी को वोट दिया, तो वो कैसे निकालते हैं? अगेन सबसेट ऑफ पॉपुलेशन या 5,000 6,000 लोगों को पूछो कि भाई आपने किस लोगों को किस पार्टी को वोट दिया, वहाँ से आप कुछ कंक्लूजन निकालो, कुछ इन्फरेंस निकालोगी कि भाई कौन से पार्टी लाइकली टू विन है। हर चीज़ में, जैसे आप शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो आपको आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई कितनी ज़्यादा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकेगी पूरे साल में, राइट। तो आप पूरे साल तक तो वेट नहीं करोगे, राइट। तो आप क्या करोगे कि भाई आप इनिशियल ट्रेंड देखोगे कि भाई इनिशियली कितना लोगों ने बाय किया इनिशियल फर्स्ट वीक में, इनिशियल फर्स्ट मंथ में, एंड उस पर से कुछ आप एस्टिमेट लगाओगे। हर चीज़ में बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक सबसेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन और सबसेट ऑफ द डेटा को ले रहे हो और उस पर से आप कमेंट कर रहे हो ग्लोबल फिनोमिना को। तो ये चीज़ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टडी में आपको नोट करनी है कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल स्टडी में आप जो भी कमेंट कर रहे हो वो डेटा से ही आ रहा है और डेटा के बारे में ही है, जो आपने सबसेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए उसके बारे में ही है। बट जब आप इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टडी में आते हो तब आप बेसिकली एक ग्लोबल फिनोमिना और ग्लोबल डेटा के बारे में कुछ कमेंट कर रहे हो फ्रॉम द सबसेट ऑफ द डेटा दैट यू हैव। आपके पास कुछ छोटा सा डेटा है बट आप पूरे डेटा के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो, वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल स्टडी हुआ, राइट। और ज़्यादातर आप सोचो कि भाई फिजिबल ही नहीं है पूरे डेटा को आप एनालिसिस करो। सपोज आपको मैं पूछूं कि भाई पूरे हिस्ट्री में ऐसे कितने इन्फेंट्स हैं जो 6 किलोग्राम से कम वजन में बॉर्न हुए हैं, तो ये कितना ज़्यादा डेटा हुआ, ये पूरे हिस्ट्री में मैं पूछ रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन हुआ, आप पूरे हिस्ट्री में चेक ही नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे कि भाई आप मे बी 10-10 ईयर के इंटरवल में आपके पास कुछ छोटा छोटा डेटा है, सपोज 1000 इन्फेंट्स का, 10,000 इन्फेंट्स का ऑन द वेरियस कंट्री, और उसको एग्रीगेट करके सम सबसेट आप बना रहे हो और उस पर कुछ एनालिसिस करके कमेंट करोगे। आप पूरा तो कभी एनालिसिस ही नहीं कर पाओगे, उतना बड़ा है। सिमिलरली इलेक्शन भी देख रहे हो ना, इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ है, तो इलेक्शन में 120 करोड़ को अगर आप पूछो कि भाई आपने किस पार्टी को वोट दिया है, दैट इट सेल्फ इज इनफिजिबल थिंग। तो मैनी ऑफ द सिनेरियोज में पूरे पॉपुलेशन को एनालिसिस करना ही पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि भाई एक सबसेट लेते हैं, सबसेट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं वगैरह वगैरह, और वहाँ से ओरिजिनल पॉपुलेशन के बारे में हम कमेंट करना चाहते हैं। तो inferential statistical study is not limited to the subset that you have, but it is about the global data from which the subset is coming. तो यहाँ से दो important concept बनते हैं, एक है population और एक है sample. Population मतलब कि ओरिजिनल सेट, जहाँ से आपने सबसेट चूज किया और वहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हो। तो ओरिजिनल सेट पॉपुलेशन हुआ, सेट आपने सबसेट चूज किया, वो हमारा सैंपल है। सैंपल पे आपने कुछ एनालिसिस किया, स्टडी किया, और आप कमेंट कर रहे हो ओरिजिनल। आप करना क्या चाहते हो, आप कुछ कमेंट करना चाहते हो ओरिजिनल पॉपुलेशन के बारे में, राइट। सो वो हुआ पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल, राइट। तो अल्टीमेटली हम इंटरेस्टेड है ओरिजिनल पॉपुलेशन में, बट हम स्टडी ही नहीं कर पाएंगे पूरी पॉपुलेशन को। तो हम क्या करेंगे, छोटा सैंपल लेंगे, उन पे हमारा स्टडी करेंगे और फिर कुछ कमेंट करेंगे ओरिजिनल पॉपुलेशन के बारे में, ओके। तो यहाँ पे मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो है, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक की जो मेथड है, वहाँ से मैं आपको मोटिवेट करके समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई प्रोबेबिलिटी कहाँ पे कनेक्ट होती है। तो एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा।
हमने पढ़ा कि भाई डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम पैटर्न क्या होती है, डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, राइट। डिटर्मिनिस्टिक स्टैटिस्टिक वर्सेस इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो दोनों में डिफरेंस क्या है वगैरह वगैरह। डिटर्मिनिस्टिक स्टैटिस्टिक्स सिर्फ अपने सैंपल के बारे में होता है, वो सैंपल के आउटसाइड के रियल की कोई भी चीज़ पे कमेंट नहीं करेगा। बट इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स सैंपल के बारे में नहीं होता, सैंपल को देख के ओरिजिनल पॉपुलेशन पे हम कुछ कमेंट करना चाहते हैं, वही है। तो बेसिकली ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने देखे, पॉपुलेशन क्या होती है, सैंपल क्या होती है अभी तक, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ से फॉलो करूँगा और आपको मोटिवेट करूँगा कि ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स से हम प्रोबेबिलिटी से कैसे कनेक्ट होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।